नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फ्रिजन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइबर क्राइम के बारे में, जो कि आपके किसी भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, दरोगा, सीजीएल या एसएससी या किसी भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। यह वीडियो लगभग 30 मिनट का है। अगर आप यह वीडियो देख लेते हो तो ये समझिए आपके क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे। तो आप फिर रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा वीडियो को डिसलाइक करिएगा। ओके दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अपना साइबर क्राइम। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइबर अपराध, साइबर क्राइम, जिसको क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम किसे कहते हैं, ठीक है। साइबर क्राइम की डिफिनेशन क्या है? जो अपराध कंप्यूटर, इंटरनेट या किसी इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से किया जाता है, साइबर अपराध कहलाता है। तो पहला मुद्दा यह आता है कि साइबर क्राइम होता क्या है। तो ऐसा अपराध जो कि इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर पर किया जाता है, इंटरनेट की मदद से कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पर किया जाता है, जैसे आपका मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, फ़ोन हो गया, कहीं पर भी किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर अपराध या साइबर क्राइम बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कोई भी अवैध कार्य जिसमें एक कंप्यूटर अपराध का उपकरण या वस्तु है, अर्थात कोई भी अपराध जिसका साधन या उद्देश्य कंप्यूटर के कार्य को प्रभावित करना है। अब ऐसा नहीं है कि साइबर क्राइम में केवल हमने आपके कंप्यूटर को हैक कर लिया तभी माना जाएगा, नहीं। अगर आपने कोई ऐसा काम किया जिसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति का कंप्यूटर में कोई भी डिफेक्ट आ गया, उसके कंप्यूटर में या काम में, और आपके द्वारा किया गया है यदि वह, तो आप एक साइबर क्राइम के अंतर्गत आ जाएंगे। ओके, चलिए। तो अभी हमने समझा साइबर क्राइम क्या होता है। जो हमारे लैपटॉप, मोबाइल वगैरह पे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइबर अपराध बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारे विश्व में होने वाले साइबर अपराध। जो साइबर अपराध होते हैं विश्व में, उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास साइबर अपराध होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो साइबर जो हैकिंग से रिलेटेड जो वायरस होते हैं, वार्म होते हैं, उनसे रिलेटेड सारी की सारी यहाँ पे जो एक शब्दावली चलती है, सारा मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे तो आपके बन ही जाते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो चलिए। तो पहला हमारा है हैकिंग। हैकिंग किसे कहते हैं? धोखाधड़ी या अनैतिक माध्यम से किसी संस्था के डेटा की खामियों और जानकारियों को पता लगाना साइबर हैकिंग कहलाता है। साइबर हैकिंग के द्वारा कंप्यूटर वायरस फैलाना, बैंक खाते से रुपया ट्रांसफ़र करना आदि कृत्यों का अंजाम दिया जाता है। हैकिंग का मतलब क्या हुआ? किसी की जो डेटा होता है, किसी के लैपटॉप में जो डेटा होता है उसको चुराना, या फिर उसकी कमियां जो है, मान लीजिए आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उसकी कमियां हैं जो कि आप पब्लिक नहीं करना चाहते हो, और कोई बंदा आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे हैकिंग करके उस डेटा को निकाल के पब्लिक कर देता है, तो अभी एक हैकिंग में ही आएगा, ठीक है। तो हैकिंग का मेन काम क्या होता है? वायरस को फैलाना। क्या होता है? वायरस को फैलाना, बैंक खाते से रुपया ट्रांसफ़र करना, या किसी भी व्यक्ति की जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी को पता करना हैकिंग कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्चुअली पायरेसी क्या होता है? पायरेसी का मेन शब्द होता है कॉपीराइट, ठीक है। कॉपीराइट होता है पायरेसी। जैसे आप कोई मूवी वगैरह कर देखते हो तो वहाँ पे आपको, तो अगर जो मूवी अपने मोबाइल पर देखते हो, इंटरनेट पर डाउनलोड करते हो, वह क्या है, पायरेसी है। अपने इंडिया में तो पायरेसी पर बहुत ज़्यादा सख्त कानून नहीं है, लेकिन अदर कंट्री में पायरेसी पर बहुत ही ज़्यादा सख्त कानून है। चलिए देखते हैं पायरेसी होता क्या है। पायरेसी शब्द का अर्थ होता है समुद्री डकैती होता है। कॉपीराइट सामग्री अनाधिकृत दोहराव को संदर्भित करना पायरेसी कहलाता है। फिल्म पायरेसी इसका एक उपयुक्त उदाहरण है, जिसके अंतर्गत फिल्म रिलीज होने से पूर्व ही उसे लीक किए जाने की योजना तैयार की जाती है, अतः फिल्म निर्माताओं को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। अभी देखिए, पायरेसी का मतलब यह कह सकते हो आप कि जैसे कि आपके पास मान लीजिए विंडोज़ 10 है, ठीक है, विंडोज़ 10 है, या फिर एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस है, ठीक है। अब क्या एमएस ऑफिस तो पेड वर्जन होता है, फ्री में तो होता नहीं है।
तो हम क्या करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं, इसकी पायरेसी बना लेते हैं, तो हम उसको फ्री में यूज कर पाते हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ा अपराध है साइबर क्राइम में, या बहुत बड़ा अपराध है। जैसे कोई कोई मूवी रिलीज होती है, अब मूवी तो क्या होता है, मूवी को आपको देखना चाहिए जाके थिएटर में, लेकिन क्या करते हैं आप लोग इंटरनेट पे डाउनलोड कर लेते हैं। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो कि मूवी को रिकॉर्ड करके इंटरनेट डाउनलोड करते हैं और आप उसको देखते हो। तो अब ये क्या करते हैं, मूवी पायरेसी करते हैं, जिसमें कि फिल्म जो जो फिल्म बनाते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब आप अपने फ़ोन में मूवी देख लेंगे तो थिएटर में कौन देखने जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हमारे निर्माता होते हैं उनको बहुत भारी नुकसान होता है। ठीक है, तो पायरेसी का मतलब कॉपीराइट से होता है। ओके, चलिए अगला हमारा है वायरस ट्रांसमिशन। क्या है, वायरस ट्रांसमिशन। वायरस ट्रांसमिशन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर या नेटवर्क को कंप्यूटर वायरस के माध्यम से संक्रमित किया जाता है, जिससे सिस्टम की गति धीमी हो जाती है। वायरस ट्रांसमिशन से क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर होता है वह क्या हो जाता है, काफ़ी स्लो हो जाता है। आपका कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाता है। देखते हो आप, जब शुरू शुरू में अगर आप कोई एक दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हो क्रैक वर्जन के, तो आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, क्योंकि जो क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मालवेयर वगैरह, वायरस वगैरह होते हैं। वायरस का मतलब यहाँ कोई वो फाइल्स से रिलेटेड वायरस नहीं होता, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं। जैसे आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, मतलब प्रोग्राम होता है एक प्रकार से, वैसे ही वायरस भी एक प्रकार से प्रोग्राम होता है। और उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि जो आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर को वो नुकसान पहुंचाए, कंप्यूटर को स्लो कर दे, आपका डेटा चुरा के किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर दे। इस तरह की चीज़ें उसमें कोडिंग की जाती हैं। ओके, चलिए तो जो वायरस ट्रांसमिशन है या नेटवर्क के द्वारा, इंटर ट्रांसमीटर मतलब नेटवर्क के द्वारा या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। चलिए अब मालवेयर देखते हैं। मालवेयर क्या है, मालवेयर अटैक एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर अथवा सिस्टम के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। मालवेयर के माध्यम से निजी फाइलों और दूसरी डिवाइसों में स्थानांतरित किया जाता है। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। वो किया भी क्या करता है, मालवेयर ये आपका क्या करता है, आपके जो डेटा होते हैं, डेटा को चुराता है, लोगों को शेयर करता है, लोगों को बेचता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हमें कोडिंग आती है, तो हमने एक आपको सॉफ्टवेयर, आपको लगा कि मुझे एक चाहिए सॉफ्टवेयर स्क्रीन रिकॉर्डर का। ठीक है, अब होता क्या है, अब आप इंटरनेट पे जाओगे, इंटरनेट पे जाके डाउनलोड करोगे स्क्रीन रिकॉर्डर। अब स्क्रीन रिकॉर्डर जब आप डाउनलोड कर लेते हो तो होता क्या है कि आपको फ्री में चाहिए, हम फ्री में दे दिए, लेकिन उसी कोड के अंदर हमने थोड़ा सा कोड में चेंजेस कर दिया, और ऐसा कोड मैंने डाल दिया है जो कि आपके कंप्यूटर का सारा इन्फॉर्मेशन चुरा के हमको देगा। ठीक है, तो यह क्या करता है, यह हमारे कंप्यूटर में के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और हमारे कंप्यूटर पे डेटा को चुराता है। ओके, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं मालवेयर के प्रकार। क्या देखते हैं, मालवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है वायरस। वायरस वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है जो अपनी ही प्रतिलिपि बनाकर बिना अनुमति के दूसरे कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित करता है, या अपनी खुद की प्रतिलिपि बनाता है। जैसे आप मान लीजिए आपको कोई ईमेल आईडी गई है, आपको बोला गया कि इस पर आप क्लिक करिए, आपने इतना पैसा जीत गया, आपने उस पर क्लिक किया और उस पर कोई वायरस अटैच करके उसने भेजा है। तो वह क्या करता है, आपने जैसे ही क्लिक किया वह वायरस अपनी खुद की एक कापी, दो कापी, तीन कापी, इसी तरह वो सैकड़ों कापी बना लेता है, जिसके कारण आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक है, और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चल पाता। ये वायरस कंप्यूटर के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होते हैं। वायरस का पूरा नाम क्या होता है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो स्वयं से ही निष्पादित होते हैं और प्राप्तकर्ता के सिस्टम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मतलब वही कहने का मतलब सॉफ्टवेयर है कि जो हमारे जो कंप्यूटर होते हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वायरस। ठीक है, ओके। इसके अगर हम वायरस की बात करते हैं तो आई लव यू 2000 KLE3, जो भी यहाँ पे नाम आप देख लीजिए, कोड रेड है। ठीक है, यहाँ पे सीजर है। और अगर फर्स्ट वायरस की हम बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा वायरस क्या है, फर्स्ट वायरस हमारा क्रीपर है। क्या है दोस्तों, क्रीपर है हमारा फर्स्ट वायरस, क्रीपर है। ठीक है, चलिए
विश्व का प्रथम कंप्यूटर वायरस पाकिस्तान के लाहौर के दो भाई अमजाद फारूक आलवी तथा बाफित फारूक आलवी द्वारा बनाया गया था। इस वायरस का नाम ब्रेन था। ये जो ब्रेन है ना, ये हमारा बूट सेक्टर वायरस था। ठीक है, वायरस कहने का मतलब ये बूट फैक्टर वायरस था। बूट फैक्टर वायरस से पहले किसने बनाया था? वो पाकिस्तान के अमजद फारूक आलवी और बाफित फारूक आलवी द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा, ये हमारा फर्स्ट वायरस क्या है? फर्स्ट वायरस है, लेकिन बूट सेक्टर का वायरस है। याद रखिएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस किस देश ने बनाया था, तो पाकिस्तान ने बनाया था। लेकिन अगर बात आती है कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस किसने बनाया, तब अमेरिका ने बनाया था। ठीक है, जैसा कि इसके पीछे वाली वीडियो में हमने आपको बताया है कि फर्स्ट वायरस कौन सा है, किसने बनाया था, फर्स्ट एंटीवायरस कौन है, किसने बनाया, कौन से ईयर में लॉन्च हुआ, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बना था, सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेन जो है, ब्रेन हमारा क्या, बूट फैक्टर वायरस है पाकिस्तान का। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा इंडिया का जो पहला बूट फैक्टर वायरस था वह था सी ब्रेन। क्या था? सी ब्रेन था। यह था दोस्तों सी ब्रेन था। जो इंडिया का पहला बूट फैक्टर वायरस था वह क्या था? सी ब्रेन था। ओके, ये हमारा क्या है? बूट फैक्टर वायरस। ठीक है, जो हमारे सिस्टम को बूट करते टाइम बूट नहीं होने देता। आपका सिस्टम ओपन होता है तुरंत बंद हो जाता है, तुरंत ओपन होता है तुरंत बंद हो जाता है, बिल्कुल वैसे काम करता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। वार्म सबसे खतरनाक वार्म ही होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। देखिए, वार्म भी एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, या भी एक प्रकार का प्रोग्राम ही होता है। एक्चुअली दोस्तों मैं बताऊं, जो आपके वायरस होते हैं सारे के सारे मालवेयर, चाहे ट्रोजन हार्स हो, कुछ भी हो, सारे के सारे प्रोग्राम ही होते हैं। बस उनको अलग अलग तरीके से कोड किया जाता है। कोई डेटा चुराने के लिए किया जाता है, तो कोई आपका डेटा बेचने के लिए करते हैं, मतलब इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है वार में भी एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्वतः की कॉपी पेस्ट होकर दूसरे कंप्यूटर में फैलता है। देखिए, वायरस क्या होता है? वायरस अपने आप की खुद की कॉपी नहीं बनाता है। ये क्या करता है अपने, जब देखिए वायरस में क्या होता है, जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करोगे तब तक वह अपनी खुद की कॉपी नहीं बनाता है। लेकिन क्या है, वार में क्या है ना, कि ये अपने आप ही कॉपी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, वार में भी वायरस की तरह होते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र होते हैं। देखिए, इन्हें दूसरे कंप्यूटर में फैलने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अभी वायरस में क्या होता है, कोई व्यक्ति आपको इंस्टॉल करेगा आपके सिस्टम में, या फिर आपसे इंस्टॉल करवाएगा किसी तरीके से, ईमेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, या फिर किसी सॉफ्टवेयर में जाके। लेकिन वार्म क्या होता है, ये ऑटोमेटिक ही अपने आप इंस्टॉल होते हैं और अपनी खुद की कॉपी बनाते रहते हैं। ठीक है, और यह क्या क्या करते हैं, आपकी बहुत पर्सनल चीज़ें को डिलीट कर देते हैं। जब ये एक्चुअली कब किया जाता है, जब किसी को हम हानि पहुंचाने के उद्देश्य से करते हैं, तब वार्म अटैक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को धीमा कर देती है। या क्या करती है? कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड है दोस्तों, उसको धीमा कर देती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। ईमेल वार्म्स, यहाँ वर्क में वार्म रहेगा दोस्तों, समझ लीजिएगा। ईमेल वार्म्स, इंटरनेट वार्म, फाइल शेयरिंग वार्म्स, आईआरसी वार्म्स। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? वार्म्स के टाइप हो गए। ओके, चलिए अगला अगला हमारा है स्पाईवेयर। क्या है दोस्तों? स्पाईवेयर, ये मालवेयर जासूसी की उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं और गुप्त रूप से सिस्टम में चला जाता है और यूजर को पता भी नहीं चलता है। मतलब स्पाइसी वेयर का मतलब होता है कि ये ऐसे आपके सिस्टम में जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। अगर इसकी हम बात करते हैं तो जैसे कि स्पाई कैमरा होता है जो बड़े बड़े होटलों में लगाया जाता है, ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए, आप पे नज़र रखने के लिए, तो वैसे ही यहाँ पर स्पाईवेयर होता है। आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और आप पर ये नज़र रखता है। तो जिसने आपके सिस्टम पे इंस्टॉल करवाया है वह सारा का सारा आपको ट्रैक कर रहा है कि आपके सिस्टम में क्या है क्या नहीं है। तो स्पाईवेयर है, स्पाईवेयर क्या करता है? स्पाईवेयर का मेन काम है कि चोरी छिपे आपके ऊपर नज़र रखना। ठीक है, आपके ऊपर कौन नज़र रखता है चोरी छिपे? स्पाईवेयर रखता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, सॉरी, अगले टॉपिक पे अगला है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या है ना, कि ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये मालवेयर स्वयं का एक वैध से सॉफ्टवेयर की भांति छिपा लेता है। अभी देखो, मतलब इसका क्या काम होता है ना, यह एक प्रकार से ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो अपने आप को दिखाता है कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे साधे हैं, और आपके कंप्यूटर को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं।
ठीक है। और फिर क्या करते हैं, ये आपके कंप्यूटर की जो संवेदनशील सूचनाएं होती हैं उसको चुराता है। या क्या करता है, इस पर देखिए ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, यह अपने आप को, जो इसकी एक प्रकार से ये भेड़िया है, गीदड़ के क्या बोलते हैं, शेर की वो शेर, हाँ भेड़ की खाल में छिपा हुआ भेड़िया है, भेड़ के, हाँ भेड़िया है, ठीक है, हाँ भेड़ के खाल में छिपा हुआ भेड़िया है यह। ठीक है, यह क्या करता है, आपको ऊपर दिखाएगा कि हम बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके डेटा को ये चुराता रहता है। ठीक है, क्या करता रहता है, डेटा को चुराता रहता है। याद रखिएगा क्या हमारा ट्रोजन हॉर्स। अगला हमारा है रैंसमवेयर। यह भी एक प्रकार का मालवेयर है जो संवेदनशील सूचनाओं को एकत्रित करता है और डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे कि यूजर उस तक न पहुंच सके। एक बार रैंसमवेयर वायरस आने के बाद सिस्टम पर पे टू अनलॉक का मैसेज आता है, जिसको अनलॉक करने के लिए आपको हैकर द्वारा मांगी गई फिरौती की रकम चुकानी पड़ती है। अब देखिए रैंसमवेयर क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से ऐसा ये मालवेयर होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जैसे कि आप मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइल पड़ी है जिसके बिना आपका काम ही नहीं चलेगा, आप कोई बिजनेस करते हो उसमें कोई आपकी फाइल पड़ी है। अब जो रैंसमवेयर होता है, यह क्या करता है, आपकी जो फाइल है ना उसको लॉक कर देगा, रहेगा आपके कंप्यूटर में ही, और ना तो वो डिलीट करेगा ना कुछ करेगा, बस उस फाइल को लॉक कर देगा। जैसे अभी तक आप पिछले फाइल को जब ओपन करते थे पिछले दिनों में तो ओपन हो जाती थी, लेकिन आज जब उसको ओपन करेंगे तो वह क्या मांगेगा कि इंटर योर पासवर्ड पे टू अनलॉक, कि मतलब आप पहले हमको पैसा दो तब ये अनलॉक करेंगे। इस प्रकार की जो मतलब अटैक होते हैं वो एक्चुअली पैसा कमाने के लिए होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रकम मांगी जाती है कि आप हमें इतना पैसा पेमेंट करो, 1 लाख 2 लाख या 10 लाख, फिर आपका जो ये फाइल है तो ओपन हो जाएगा। तो अब कंपनी की इम्पॉर्टेंट फाइल है तो कंपनी देती भी है। तो इसका मतलब क्या, रैंसमवेयर क्या करता है, यह क्या करता है, एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डेटा को इनक्रिप्ट कर देता है, लॉक कर देता है, छिपा देता है, फिर आप फिर जब उसको ओपन करते हो तो आपसे पैसा मांगता है, आपसे फिरौती मांगता है कि आप मुझे पैसा दीजिए तब आपका ये खुलेगा। ओके। एडवेयर, ये मालवेयर यूजर को उचित विज्ञापन दिखाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। एडवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे बार बार ऐड आते रहते हैं। आप कभी कभार मोबाइल पर भी देखते होंगे, एक दो एप्लीकेशन ऐसे हो जाते हैं, इंस्टॉल कर लो ना तो फिर आपके फ़ोन पे तो बिल्कुल ऐड की भंडार हो जाती है, लगातार पॉप आउट मैसेज, कहीं पे भी मैसेज, कहीं भी ऐड आ रहा है, आप परेशान हो जाते हो। तो वो किस प्रकार के होते हैं, एडवेयर होते हैं। एडवेयर का मुख्य काम क्या होता है कि जो आपके कंप्यूटर होते हैं उसमें आपको बार बार ऐड दिखाना। ठीक है, एडवेयर हो गया। साइबर स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का पीछा करना साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। मान लीजिए आप, साइबर स्टॉकिंग क्या है, एक प्रकार से मान लीजिए आपने अपने सोशल मीडिया, आपका फेसबुक अकाउंट है, आप सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट डालते हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो, तो यह क्या करते हैं, जो यह सब ये साइबर स्टैकिंग होता है, इसमें कोई व्यक्ति आप पर बिल्कुल नज़र रखे रहता है। क्या रखे रहता है, नज़र रखे रहता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या एक्टिविटी है। ठीक है, इस प्रकार अगर कोई करता है तो वह साइबर क्राइम के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर आप किसी भी फेसबुक या किसी इंस्टाग्राम किसी यूज़र को आप बार बार उसको परेशान नहीं कर रहे हो, लेकिन उस पर आप अगर नज़र रख रहे हो और यदि व्यक्ति हुआ उसको आपके पास उसके पास प्रूफ हो गया कि आपने उस पर नज़र रखा हुआ है, तो वह आपको साइबर क्राइम में जाके आपकी रिपोर्ट कर सकता है आपके ऊपर। ओके। तो साइबर स्टैकिंग क्या होता है, किसी व्यक्ति का सोशल मीडिया पे या कि इंटरनेट पे पीछा करना होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी एक प्रकार से अश्लील वेबसाइट होती है जिस पे पोर्न वगैरह चलाए जाते हैं। अश्लील फोटो वीडियो ऑडियो को प्रकाशित करना पोर्नोग्राफी के श्रेणी में रखा जाता है। अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी कौन से देश में देखी जाती है, तो देखी जाती है पाकिस्तान में देखी जाती है। पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में देखी जाती है। कहाँ पे देखी जाती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा पोर्न साइट हमारे पाकिस्तान में देखी जाती है। ओके, चलिए अगला है क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से रिलेटेड। क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग या क्रेडिट कार्ड डेटा चोरी के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर धारक को तत्काल डेबिट कार्ड को बंद कर देना चाहिए। इसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी में आपका जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका क्लोन बना लेते हैं। क्लोन बनाने का मतलब कि वो एक डिट्टो आपका कार्ड ही रहेगा। ठीक है, और आप घर पे बैठे रहो और आपके पैसे से ऑनलाइन शॉपिंग हो जाएगी।
ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के अंदर आता है। इसमें आपके जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, उसकी कॉपी बना ली जाती है। क्या बना ली जाती है? कॉपी बना ली जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिशिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिशिंग, पिछली बार इससे भी क्वेश्चन आया था और इस बार यूपीपी जो परीक्षा कैंसिल हो गई थी वहाँ पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आया था। अगर आप देख लीजिएगा आया था, और हमें अगर आपको पता है आया था तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर आया था। ठीक है। फिशिंग का अर्थ क्या होता है? फिशिंग का अर्थ होता है ऑनलाइन जालसाजी। अब देखिए मैं इसको पहले अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ क्या होता है। एक प्रकार से फिशिंग, देखिए यहाँ पे फिश मतलब मछली होता है, और यहाँ पे मछली कौन है? हम लोग हैं। ठीक है, यूजर मछली है, और जो मछली को फंसाएगा वह कौन है? हैकर है। अब कैसे करते हैं? देखिए मान लीजिए आप क्या करते हो, आप इंटरनेट बैंकिंग चलाते हो, ठीक है, और आप डेली चलाते हो, और आप क्या करते हो? ऑनलाइन पेमेंट करते हो, अपनी इंटरनेट बैंकिंग आईडी लॉगिन करते हो। ठीक है, अपनी आईडी लॉगिन करते हो। तो होता क्या है कि जब आप गूगल की उसके वेबसाइट पे जाते हो, बैंक के वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे अपनी जो आपकी क्रेडेंशियल डेटा है वहाँ पे इनपुट करते हो, एंड उसके बाद वो ओपन हो जाता है। लेकिन अगर सोचो कि कोई एक व्यक्ति ऐसी वेबसाइट बना दे जो कि बिल्कुल डिक्टो उस बैंक के जैसा हो, और आपको पता भी ना चले, पूरा डिक्टो, एक कहीं भी अंतर ना रहे, तो आपका क्या होगा? आप वेबसाइट ओपन करोगे और उस पे जाओगे, क्लिक करोगे, अपना सारा इन्फॉर्मेशन, अपने कार्ड, अपना आईडी नंबर, पासवर्ड डालोगे, और जैसे ही डाल के सबमिट करोगे वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पहुँच जाएगा? हैकर के पास पहुँच जाएगा। कहाँ पहुँच जाएगा दोस्तों? हैकर के पास पहुँच जाएगा। अब हैकर के पास पहुँच गया आईडी और डेटा, तो वह क्या करेगा? आपके जो ओरिजिनल बैंक की वेबसाइट है वहाँ पर लॉगिन करके आपके पैसा उड़ा देगा। ठीक है। या फिर आप सोचो कि आप फेसबुक लॉगिन करते हो और आपको फेसबुक पे ईमेल आता है कि आपके दोस्त ने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, और आपने क्लिक किया, और हो सकता है वो फेसबुक पे जो आपका मेल आया है वो मेल फेसबुक ने नहीं भेजा है, किसी हैकर ने भेजा है। आप जैसे उस लिंक ओपन करोगे फेसबुक का पेज खुल के आएगा, खुलता भी है। अब आपको नहीं पता है कि ये फेसबुक है कि या कोई दूसरी वेबसाइट है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे ही बना रहता है। ठीक है। तो आप उसमें अपना आईडी पासवर्ड डाले, और जैसे डाले आपको आएगा कि इनकरेक्ट आईडी पासवर्ड, या फिर कुछ मैसेज देके आपको हटा देगा, तो आप भी सोचोगे छोड़ो कुछ इशू होगा। ठीक है। और लेकिन आपकी आईडी पासवर्ड किसके पास पहुंच गई? आपकी आईडी पासवर्ड आपके जो हैकर हैं उनके पास पहुंच गई। इसके बाद क्या करेंगे? वो इसको लॉगिन कर लेंगे। ठीक है। तो ये होता है फिशिंग। ठीक है। अब चलिए इसको हम समझते हैं। फिशिंग का अर्थ होता है ऑनलाइन जालसाजी। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी को एकत्र करने के साथ वित्तीय धोखाधड़ी की जाती है। फिशिंग एक प्रकार का स्कैम है जिससे एक व्यक्ति किसी वेबसाइट का क्लोन या फेक लॉगिन पेज बनाकर उसका लिंक दूसरे व्यक्ति को भेज देता है, जिसके बाद लिंक प्राप्तकर्ता भ्रम या लालच में आकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी उस पर डाल देता है, जिसके पश्चात उसका यूजर नेम और पासवर्ड उस हैकर के पास चला जाता है, जिसका उपयोग करके वह आपकी वित्तीय हानि पहुंचाने में सफल हो जाता है। मेरी बात समझ गए दोस्तों? तो ये होता है आपका फिशिंग। फिशिंग में मतलब एक प्रकार की क्लोन वेबसाइट बनाई जाती है आपका डेटा चुराने के लिए। अगर आप ये समझो कहीं पर क्रेडिट कार्ड वगैरह की जालसाजी के क्वेश्चन आता है जहाँ पर नेट बैंकिंग या बैंक से रिलेटेड कोई भी टर्म यूज होता है, तो आप समझ लीजिएगा वहाँ पे फिशिंग यूज हो रहा है। कौन सा मतलब अटैक हुआ है? फिशिंग हुआ है। ओके, याद रखिएगा ये चीज़। चलिए अब फिशिंग के प्रकार भी होते हैं कई। देखिए एक होता है स्पाइर फिशिंग, वेलिंग, स्मेशिंग। ठीक है, पहले हम देखते हैं स्पीयर फिशिंग क्या होता है। स्पीयर फिशिंग के अंतर्गत कुछ विशिष्ट समुदाय या विभिन्न कंपनियां सिस्टम प्रशंसकों को टारगेट करता है। इसमें ईमेल प्रमुख स्रोत होते हैं, लेकिन इसके अलावा अज्ञात प्राप्तकर्ताओं को मालवेयर से भरी नकली वेबसाइट पर निर्देशित किया जाता है। इसमें एक प्रकार कोई कंपनी का ऑनर है, तो क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी चलाता है और वो कंपनी अपना क्या करता है, डेली उसको लॉगिन करना होता है, तो जो हैकर होते हैं वो उनको टारगेट करता है और उसकी कंपनी का फेक वेबसाइट बना के उसको ही भेज देते हैं, और उसको तो पता नहीं चलेगा क्योंकि वो तो आईटी का उतना जानकार है नहीं। अब कोई जो आईटी का बंदा है वो तो जान जाएगा कि ये फर्जी वेबसाइट है, लेकिन जो बंदा नॉर्मल यूजर है उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि फर्जी है कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है, और वो जैसे लॉगिन करेगा उसका सारा डेटा चला जाएगा और सारे जो भी इंफॉर्मेशन है एक झटके में सब खत्म। ओके, चलिए अगला है वेलिंग। वेलिंग क्या है? कंपनियों की संवेदनशील जानकारी तथा चोरी के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिकतर
बदतर वित्तीय अधिकारियों का मुख्य अधिकारियों को चिन्हित किया जाता है। हैकर का उद्देश्य लक्ष्य में हेराफेरी तथा उच्च मूल्य के हस्तांतरण का अनुमति देना। मतलब ये एक प्रकार से यह भी है कि व्हेलिंग क्या होता है, आपके डेटा को चुराया जाता है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेन काम पैसा ही वसूला जाता है। कंपनियों में जो मेन अधिकारी होते हैं उनको टारगेट करते हैं और उनसे डेटा कंपनी का इंफॉर्मेशन लीक करवा लेते हैं। ठीक है, इस तरह का फिशिंग करके। ओके, चलिए देखिए ये हो गया ईमेल के द्वारा। अगर मान लीजिए अब अगर किसी ने आपको फ़ोन पे आपको कॉल किया और बोला कि आप इतने लाख की लॉटरी जीत गए हैं, आपके अकाउंट में हम पैसा डाल रहे हैं, आपके फ़ोन पे ओटीपी जाएगा, आप उसको बता दीजिए तो हम आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दें। तो इस प्रकार से जो हमला होता है उसको क्या बोलते हैं, स्मिशिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है, स्मिशिंग मोबाइल द्वारा या एसएमएस द्वारा भेज कर किया जाने वाला साइबर हमला है। इसमें व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच बनाई जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत जानकारी आपसे ली, व्यक्तिगत जानकारी मतलब आपका ओटीपी वगैरह आपसे पूछा जाता है और आप लालचवश कि हमें पैसा मिल रहा है आप उसको दे देते हो। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर देखो इस तरह कोई भी आपको कॉल करता है कभी भी तो आप कुछ भी नहीं बताओगे। कोई भी वेबसाइट पे कहता है यहाँ पे जाके लॉगिन कर लो आपको पैसे मिल जाएंगे, तो आपको वो भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप अपना डेटा वहाँ पे दे रहे हो। डेटा की आज जिसके पास डेटा है वही सबसे अमीर व्यक्ति है। आप ये याद रखिएगा, जिसके पास डेटा है वही विश्व का सबसे अमीर आदमी है। अभी आप देखिए मार्क जुगरबर्ग, इनके पास फेसबुक है ना, अब फेसबुक पे क्या है अगर आप देखोगे तो फेसबुक पे क्या है, हम लोगों का डेटा ही तो है। और क्या है, वहाँ पे हमारी फ़ोटो है, हमारा पर्सनल डेटा है। और देखिए फेसबुक जी अमीर हैं कि नहीं, जो फेसबुक के ऑनर हैं, कौन है ऑनर, मार्क जुगरबर्ग। कितने अमीर, विश्व के अभी इस टाइम पे तो नंबर 1 चल रहे हैं वो। क्यों? तो वही कह रहा हूँ, जिसके पास डेटा है वह विश्व का सबसे अमीर आदमी है। तो अपना डेटा बहुत ही जिम्मेदारी से उसको बचा के रखिए, किसी को मत बताइए इस तरह। ठीक है, चलिए अब आता है विशिंग। अब देखिए विशिंग क्या होता है, इसे वॉइस विशिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति को वॉइस विशिंग के जरिए फंसाया जाता है, मतलब कॉल किया जाता है। अच्छा सॉरी, जो स्मिशिंग था वो मैसेज के द्वारा किया जाता है। सॉरी दोस्तों, जो स्मिशिंग था वो मैसेज के द्वारा किया जाता है और विशिंग जो है हमारा वह कॉल के द्वारा किया जाता है। कॉल के द्वारा यही किया जाएगा कि आपने लॉटरी जीत गए, हम इस कंपनी से बोल रहे हैं जिसमें आपको ये मिला है, आप हमें ओटीपी बता दीजिए, हम आपके मोबाइल पे पैसा, वो आपके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, अपना बैंक अकाउंट नंबर बता दीजिए। जैसा कि टेलीग्राम पे आता है ना मैसेज कि आप हमारे साथ काम कर लीजिए, 2000 रुपये आपको प्रतिदिन कमाएंगे, ऐसा वैसा। तो वो भी आपका डेटा लेते हैं आपसे। ठीक है, और कुछ नहीं होता वहाँ पे। ओके, तो चलिए विशिंग क्या है इसको हम पढ़ लेते हैं। इसे वॉइस विशिंग भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति को वॉइस विशिंग के जरिए फंसाया जाता है, जिसमें वो स्वयं को एक प्रतिष्ठित कंपनी का कर्मचारी बताते हैं। फिर आपसे बोला जाएगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस पाया गया है, जिसकी संबंधित जानकारी आपसे मांगी जाती है, जिससे कंप्यूटर में एंटीवायरस को स्थापित किया जा सके। इसके पश्चात आसानी से आपके कंप्यूटर में मालवेयर स्थापित कर देते हैं। मतलब कि अगर आप कंप्यूटर में वायरस डालना है, देखिए ये तो हो गया उनको आपके डेटा चुराना कॉल पे। अगर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस वगैरह डालना होगा तो वो क्या करते हैं, फ़ोन करेंगे कि हाँ हम आपकी इंटेल कंपनी से जो आपकी लैपटॉप है, हाँ या इन्फिनिक्स या डेल या कि एचपी कंपनी से बोल रहे हैं, आपके सिस्टम में वायरस आ गया, हम यहाँ से बता रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए तो आपका वायरस चला जाएगा। और फिर वही, अभी तक तो वायरस नहीं था लेकिन वो खुद ही आपके लैपटॉप में वायरस इंस्टॉल करवा दिए। ठीक है, तो इससे भी आप लोग बच के रहिएगा। ओके, ये हमारा हो गया विशिंग। फिर ईमेल फिशिंग का मतलब क्या होता है, जो ईमेल के द्वारा फिशिंग किया जाता है। ईमेल यह सबसे आम फिशिंग है, बताए ना, जो आप फेसबुक वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा जो फिशिंग अटैक होता है वह ईमेल के द्वारा ही होता है। इसमें क्या होता है, यह सबसे आम फिशिंग है। इसके अंतर्गत बताया जाता है कि आपके खाते में छेड़छाड़ की गई है, आपको समस्या ठीक करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जानकारी जो मांगी गई उसको भर दीजिए और जैसे आप जानकारी भरते हो हैकर अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाता है और आपका इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे है एटीएम धोखा। एटीएम धोखा मतलब क्या होता है, इसमें बैंक से आपको कॉल आता है और बोलते हैं कि आपके अकाउंट में कुछ दिक्कत आ गई है, हम यहाँ से फिक्स कर देंगे, आप हमें ओटीपी बता दीजिए। ये तो जनरली सबके पास होता है, सबके पास कॉल आया ही होगा ये तो। ठीक है, तो इससे भी हमें लोगों को बचना है। ठीक है, और लोगों को बचाना भी और पढ़ना भी है। ठीक है, एटीएम धोखा व्यक्तिगत रूप से या किसी सरकार के विरुद्ध दोनों प्रकार से किया जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की गुप्त जानकारी तक पहुंच बनाई जाती है। सरकार के विरुद्ध
एटीएम धोखाधड़ी, पूरे एटीएम को हैक कर लिया जाता है जिससे सरकार की वित्तीय नुकसान को झेलना पड़ता है। मतलब कि एटीएम को हैक करना होता है, एटीएम के आपसे एटीएम का इन्फॉर्मेशन पूछेंगे ना, आपके एटीएम का कार्ड का नंबर क्या है, कुछ भी पूछते हैं, और फिर आपका जब एटीएम का कार्ड नंबर पूछ लेंगे तो फिर आपका पैसा तो गया अकाउंट से। तो इस तरह के भी धोखाधड़ी से आप लोगों को बचना है। ओके, तो ये हमारे हो गए साइबर क्राइम, जितना हमने आपको पढ़ाया। इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। वार में क्या बनता है? पहला बूट, जैसे मैंने बताया ना, अगर आपने मेरी हिस्ट्री वाली वीडियो नहीं देखी है, जाके वहाँ पे देखिए, मैंने बताया है कि पहला वायरस क्या है, पहला बूट फैक्टर वायरस क्या है, पहला पाकिस्तानी वायरस क्या है। सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब अच्छे लेवल से बताया है। वो आप, मैं उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे दे दूँगा। आई बटन पे देखिए, आई बटन पे है, आई बटन पे आप क्लिक करके आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। आप उसको देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। और वहाँ पे आपके क्वेश्चन, मतलब आप ये समझ लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। 2 क्वेश्चन तो मतलब श्योर है, मिलने में ही मिलने हैं वहाँ से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब साइबर जो अपराध है उससे बचने का क्या उपाय है? हम अपने जो साइबर अपराध हो रहे हैं जिससे हम अपने आप को बचा सकें, ऐसा क्या है बताइए। निम्नलिखित उपाय हैं। लॉगिन यूजर नेम को गोपनीय रखें। आईडी और पासवर्ड जो आपका है उसको बहुत बचा के रखें, किसी को मत बताएं। अनर्गल किसी वेबसाइट पर लॉगिन ना करें, किसी को एक्सेस ना दें। पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहें। जो आपका पासवर्ड है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम का है, किसी भी चीज़ का है, उसको समय समय पर बदलते रहें। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर बेचने से पहले गूगल अकाउंट आईडी को जरूर हटा दें। अब होता क्या है कि हमारे फ़ोन में जो गूगल का अकाउंट होता है, जिसको हम लोग जीमेल बोलते हैं, अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप बेच रहे हो ना, तो उसको ज़रूर हटा दो, क्योंकि उसमें सारा डेटा आपका सेव होता है। क्या होता है? सारा डेटा आपका सेव होता है, तो उसको भी हटा देना चाहिए। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। क्या होता है, मैसेज आता है कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि आपने को ये 2 लाख की लॉटरी लगी है, इस पर क्लिक करके आप अपनी लॉटरी क्लेम करिए। अब आप क्या करते हो, बस लिंक, आपको मैसेज आया, पैसा आपने देखा, क्लिक कर दिया। या फिर कभी कभार लड़कियों की फोटो तस्वीर आ जाती है कि इस पर आप क्लिक करो तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, और लड़के उस पर क्लिक कर देते हैं और फंस जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन में एंटीवायरस रखें, जो समय समय पर वायरस को नष्ट कर देता है। एंटीवायरस रखने की ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है ऑलरेडी इतने एडवांस हैं कि हमें एंटीवायरस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप अफोर्ड करते हो तो रख सकते हो, ये अच्छी बात है। ओके, चलिए। डाटा को गुप्त कोड में बदल कर भेजना व प्राप्त करना। डाटा जो होता है उसको इनक्रिप्ट करके भेजना, ठीक है। डेटा को इनक्रिप्ट करना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल यूजर हैं। तो यह काम किसका होता है? यह काम होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, व्हाट्सअप वगैरह जो चलाते हैं। अगर हम कोई व्हाट्सअप डेटा भेजते हैं तो वह उस डेटा को इनक्रिप्ट करके सेंड करता है। ओके, तो इन कुछ जो हमारे तरीके दिए गए, इनसे आप अपने डेटा को और अपने आप को बचा सकते हो साइबर अटैक से। ओके, चलिए आगे देखते हैं। CERT इन, पर इन क्या है? CERT इन क्या है? CERT इन साइबर घटनाओं के होने वाले प्रतिक्रिया देने वाले एक नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक कार्यात्मक संगठन के रूप में की गई थी। इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं ये याद रखिएगा। किसके अंदर? CERTIN के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? साइबर घटनाओं का पूर्वानुमान या अलर्ट करना हो, पहले ही हमें पता हो जाए कि साइबर अटैक होने वाला है। साइबर अटैक घटनाओं से निपटने का उपाय। साइबर घटनाओं प्रतिक्रिया गतिविधियों का समन्वय। साइबर घटनाओं पर सूचना संग्रह, विश्लेषण तथा प्रसार, ठीक है। सर नोट क्या है, पढ़ लेते हैं। 1 जून को साइबर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 जून को साइबर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। जो साइबर सुरक्षा दिवस है अपने, वो 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को। और अगर अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को मनाया जाता है। ओके दोस्तों, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। मैंने PDF दे दूँगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के इनको दे दिया जिससे आप इसको थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए। VPN क्या है ये बन सकता है क्वेश्चन।
इसका पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो आपकी आइडेंटिटी को छिपाता है, ठीक है। यह ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा असुरक्षित नेटवर्क को सुरक्षित नेटवर्क में बदला जाता है तथा यूजर की वास्तविक स्थिति तथा पहचान को गोपनीय रखता है। ऐसा है कि जैसे मान लीजिए वीपीएन लगा के आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हो, होता है क्या, इसमें आपकी जो एक्चुअल पहचान होती है, जो आपकी खुद की पहचान होती है, वो छिप जाती है और किसी दूसरे सर्वर से आपको मतलब अटैच कर दिया जाता है। आपको लगता है जो वहाँ पे रिक्वेस्ट आती है, सर्वर रिक्वेस्ट जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कि कौन व्यक्ति हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है। तो आप अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे छिपा पाते हो। ओके, चलिए अगला है फायरवॉल। क्या है फायरवॉल? क्या है फायरवॉल? कंप्यूटर को मालवेयर अथवा हैक होने से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच की भांति कार्य करता है। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल की मदद से हम लोग किससे वायरस से बचते हैं? वायरस से बचते हैं। और किससे बचते हैं? मालवेयर से बचते हैं, ठीक। और हाइकिंग से भी बचते हैं, हैक होने से बचते हैं। किससे? हैक होने से बचते हैं। और फायरवॉल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कहाँ भी किया जाता है? बैंक में किया जाता है। कहाँ भी किया जाता है? बैंक में सबसे ज़्यादा फायरवॉल का यूज किया जाता है, ठीक है। यह कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा का काम करता है तथा सभी प्रकार के ट्रैफिक पर निगरानी रखता है। ये कंप्यूटर डेटा को बाहर जाने तथा वायरस को अंदर आने से रोकता है। फायरवॉल का कार्य पब्लिक और प्राइवेट के मध्य एक दीवार बनाना होता है, ठीक है। पब्लिक नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क के बीच एक दीवार बनाना होता है जिससे कि कोई बाहरी व्यक्ति हमें ऑथराइज मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर ना पहुंच पाए। और मेन काम फायरवॉल का क्या होता है? ऑथेंटिकेशन चेक करना होता है। क्वेश्चन बन जाता है कि फायरवॉल का मेन कार्य क्या है? तो क्या हो जाता है? ऑथेंटिकेशन चेक करना होता है फायरवॉल का। ओके, फायरवॉल दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कुछ हमारे सॉफ्टवेयर से यूज़ किए जाते हैं, कुछ हमारे हार्डवेयर बेस फायरवॉल होते हैं, ठीक है। ये याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब साइबर अपराध से निपटने के लिए प्रयास, साइबर अपराध, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, आपको एक दो क्वेश्चन याद रख लीजिए। जैसे कि आईटी एक्ट भारत में कब आया था? अधिनियम किसके अंदर? 2000 के आया था। किसके अधिनियम के अंदर? 2000 के अधिनियम के अंदर हमारे पास आईटी एक्ट हुआ था। और ये हमारे पास कुछ धाराएं हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा। इनकी मदद से हम अगर कोई व्यक्ति हैकिंग करता है तो उनको सज़ा मिलती है। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने दे दिया है। ओके, चलिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के अंतर्गत 2 वर्षों से लेकर उम्र कैद तथा आर्थिक दंड का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति मतलब हैकिंग वगैरह करते पकड़ा जाता है तो उसको मिनिमम 2 वर्ष तक से लेके मैक्सिमम उम्र कैद तक सज़ा दी जाती है। कितना? 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा दी जाती है। ओके, देश में साइबर अपराधों को निपटने के लिए 2000 में साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया था। 2020 में देखो, देश में साइबर जो अपराध हो रहे हैं उनसे बचाने के लिए 2020 में कब बनाया गया? 2020 में साइबर स्वच्छता केंद्र को स्थापित किया गया था। आपका क्वेश्चन बन जाता है साइबर स्वच्छता केंद्र कब स्थापित किया गया? साइबर स्वच्छता केंद्र कब स्थापित किया गया दोस्तों? तो साइबर स्वच्छता केंद्र 2020 में स्थापित किया गया। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली अपनाने वाली भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देश के साथ समन्वय रहा है। कई बार सरकारी वेबसाइट को हैक करने के महत्वपूर्ण सूचना को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे काफ़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। बड़ी संख्या में ईमेल भेजना साइबर क्राइम अपराध के अंतर्गत आता है। जो बड़ी संख्या में अगर हम किसी को ईमेल भेजते हैं, बल्क में भेज देते हैं, तो अभी एक प्रकार से हमारा साइबर क्राइम ही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने साइबर क्राइम को अच्छे से पढ़ लिया है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, लेकिन हाँ मैं बता दूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा हो या ना लगा हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं लगा है तो आप प्लीज़ फिर से एक बार वीडियो को देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और जो भी जानकारी यहाँ पे उसको याद करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।